हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द कैड इंजीनियर। आज हम डिस्कस करेंगे डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस के बारे में। दोस्तों, हम जब भी कोई नया पार्ट डिज़ाइन करते हैं या मैन्युफैक्चर करते हैं या हमारे दिमाग में कोई भी आइडिया आता है और हम कोई भी पार्ट डिज़ाइन करना स्टार्ट करते हैं, तो हम कुछ टेक्निक का यूज़ करेंगे उस पार्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए रियल लाइफ में। तो उस उन टेक्निक को हमने जब कैटेगराइज किया तो हमने उसका नाम दिया है डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस। ऐसा पार्ट डिज़ाइन करना जिसकी जिसकी हम टोटल लाइफ साइकिल को कंसीडर करेंगे डिज़ाइन करते वक्त। जैसे वो इजी टू असेंबल होना चाहिए, उसका कॉस्ट है तो बहुत ही कम होना चाहिए, और जो क्वालिटी है उसकी बहुत ही ज़्यादा होना चाहिए, और रिलायबल होना चाहिए वो पार्ट। मीन्स जो कस्टमर है उसका उस पार्ट के ऊपर भरोसा होना चाहिए, और वो पार्ट सर्विसेबल भी होना चाहिए। हमें सिर्फ दोस्तों जो प्रोडक्ट है उसको डिज़ाइन नहीं करना है, बल्कि उसको रियल लाइफ में सक्सेस करना है। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस, और इसके जितने भी टाइप है हम वो इस सीरीज में डिस्कस करेंगे। अब देखिए दोस्तों, हम डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस को यूज़ क्यों करेंगे। सबसे पहले देखिए हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा इस टेक्निक को यूज़ करने का। तो ऑब्जेक्टिव क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है उसका जो टोटल कॉस्ट है उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे ये टेक्निक का यूज़ करके। जैसे हम मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, असेंबली को ऑप्टिमाइज कर पाएंगे, मींस इजी टू असेंबल बना पाएंगे, और इजी टू मेंटेनेंस बना पाएंगे। हमारा जो भी हम पार्ट या प्रोडक्ट डिज़ाइन कर रहे हैं उसकी मैन्युफैक्चरेबिलिटी हम ईजी कर पाएंगे, उसको इफिशिएंट प्रोडक्शन में ला पाएंगे। मींस एज अ पार्ट हम डिज़ाइन कर पाएंगे जो बहुत ही ईजी होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए, और बहुत ही ईजी होगा असेंबल करने के लिए। मीन्स लेस टाइम लगेगा और बहुत ही कम टाइम में वो असेंबल हो जाएगा। कैसे होगा, हम उसके पार्ट नंबर है उसको रिड्यूस करेंगे, और जो स्टैंडर्ड कंपोनेंट्स है वो यूज़ करेंगे। और जब हम डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस का यूज़ करेंगे तो हम जो प्रोडक्ट क्वालिटी उसको इम्प्रूव कर पाएंगे, उसकी रिलायबिलिटी को, ड्यूरेबिलिटी को हम इंक्रीज कर पाएंगे। वैसे जो उसमें डिफेक्ट होंगे, रिवर्क होंगे, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे, और जो टाइम लगेगा उसको इम्प्रूव करने के लिए वो भी हम बचा पाएंगे। वैसे उसकी सेफ्टी हम बढ़ा पाएंगे, और ऑपरेटर की सेफ्टी भी हम बढ़ा पाएंगे, और यूज़र की सेफ्टी भी हम बढ़ा पाएंगे, और जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हम पार्ट बना पाएंगे। मीन्स उससे कोई भी इन्वायरमेंट को कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएंगे। वैसे जो मटेरियल है और जो उसकी एनर्जी है उसको हम सेव कर पाएंगे, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएंगे, इफिशियंसी बढ़ा पाएंगे, और वो बहुत ही इजी टू टेस्टिंग होगा। जो भी पार्ट हम डिज़ाइन करेंगे डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस का यूज़ करते हैं, और वो इजी टू इंस्पेक्शन होगा, और जो लेबर कॉस्ट होगा, जो परफॉर्मेंस कॉस्ट होगा, जो क्वालिटी कॉस्ट होगा, वो भी हम बहुत ही ज़्यादा रिड्यूस कर पाएंगे डिज़ाइन फॉर एक्सेलेंस का यूज़ करके। अब दोस्तों, इसका ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हमें बहुत ही ज़्यादा बेटर परफॉर्मेंस चाहिए एट लोवेस्ट कॉस्ट पर हमें बेटर परफॉर्मेंस चाहिए प्रोडक्ट की लाइफ में। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डिजाइन करते हैं, नया प्रोडक्ट हम डिजाइन करते हैं, तो इन्फ्लुएंस क्या करता है, मींस जो असर करता है, जो इफेक्ट सबसे ज्यादा किसका होता है वो देखेंगे, और कॉस्ट किस सबसे ज्यादा किसका होता है वो यहाँ पर इस डायग्राम में समझेंगे। सबसे पहले देखिए, जो इफेक्ट होता है सबसे ज्यादा वो डिजाइन का होता है। 70% हम डिजाइन में ही जो कॉस्ट है, जो उसकी क्वालिटी है, और जो भी उसकी ओवरऑल लाइफ साइकिल है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं डिजाइन स्टेज पर। ये सबसे ज्यादा हमें इफेक्ट करता है हमारे पार्ट को। और 20% मटेरियल होगा, 5% लेबर होगा, और 5% उसका रिवर्क होगा। अब देखिए दोस्तों, जब हम उसको एक्चुअल में प्रोडक्ट करने जाते हैं तो जो हमारा डिजाइन का कॉस्ट आता है वो सिर्फ 5% ही आता है, लेकिन मटेरियल का कॉस्ट कितना आता है, 50% आता है सबसे ज्यादा। और लेबर का कॉस्ट कितना आता है, 15% आता है, और जो ओवरहेड आता है वो 13% आता है। तो दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो डिजाइन स्टेज पर ही जितने भी प्रोडक्ट के अंदर डिफेक्ट होंगे, जितना ज्यादा हम उसको ऑप्टिमाइज कर सकेंगे उतना ज्यादा हम उसको ऑप्टिमाइज करेंगे, और जितने ज्यादा डिफेक्ट को हम रिड्यूस कर पाएंगे उतना ज्यादा डिफेक्ट को हम रिड्यूस करेंगे। तो हम टोटल जो हमारा प्रोडक्ट है उसको डिजाइन स्टेज पर ही जो है तो कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अब दोस्तों, हम क्या करेंगे, जो डिजाइन फॉर एक्सेलेंस है उसके कुछ सब टाइप डिस्कस करेंगे, और बाद में हम आने वाली वीडियोस में इन सब टाइप्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए डिजाइन फॉर मैन्युफैक्चरिंग। इसमें हम इस टेक्निक में हम क्या करेंगे दोस्तों, इस स्टेज पर या इस टेक्निक में हम क्या करेंगे, जो हमारा प्रोडक्ट है उसको बहुत ही इजी टू मैन्युफैक्चर बनाएंगे, फास्ट मैन्युफैक्चरिंग बनाएंगे, और कॉस्ट इफेक्टिव हम उसको मैन्युफैक्चर बनाएंगे। जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है हम उस पर फोकस करेंगे, टूल्स पर और मटेरियल पर हम फोकस करेंगे। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, ये पार्ट वर्किंग है, लेकिन हमने क्या किया है, इसमें जो मटेरियल है उसके कॉस्ट को रिड्यूस किया है, और इजी टू मैन्युफैक्चर भी हमने इसको बनाया है। सेकंड हमारा डिजाइन फॉर असेंबली। इसमें क्या करेंगे दोस्तों, हम जो हमारा डिजाइन हम जो प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे वो बहुत ही इजी टू असेंबल होना चाहिए, और क्विक असेंबल होना चाहिए, ज्यादा टाइम उसमें नहीं लगना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, फोकस
कम से कम पार्ट यूज करने की कोशिश करेंगे और फंक्शनैलिटी जो हमारा पार्ट है उसके फंक्शनैलिटी भी मीट होनी चाहिए कम से कम पार्ट यूज करके। इजी टू अलाइनमेंट मीन जो उसके ज्वाइनिंग प्रोसेस होंगे उसको हम बहुत ही इजी बनाएंगे और बहुत ही लेस इफर्ट लगना चाहिए जो भी लेबर उसको असेंबल करना होगा, ऐसा प्रोडक्ट हम डिजाइन करेंगे। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन फॉर कॉस्ट। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे जिससे जो हमारा ऐसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, ऐसी थिंकिंग लाएंगे डिजाइन फॉर कॉस्टिंग करते वक्त जो हमारा प्रोडक्ट है उसके कॉस्ट को हम रिड्यूस करेंगे विदाउट अफेक्टिंग फंक्शन मीन जो फंक्शनैलिटी जो हमारा पार्ट प्रॉपर फंक्शन करना चाहिए ऐसा हम डिजाइन करेंगे, लेकिन उसके कॉस्ट को हम बहुत ही ज्यादा रिड्यूस करेंगे। हम क्या करेंगे, जो मटेरियल है उस पर फोकस करेंगे, प्रोडक्शन पे फोकस करेंगे और लाइफ साइकिल पे उसके फोकस करेंगे। नेक्स्ट हमारा डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी। इसमें हम क्या करेंगे दोस्तों, ऐसा पार्ट डिजाइन करेंगे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करेगा, वो फेलियर नहीं होगा मीन्स उसकी लाइफ टाइम बहुत ही ज्यादा होंगे, ड्यूरेबिलिटी बहुत ही ज्यादा होंगे और जो फेलियर आएंगे बहुत ही कम आएंगे। जितना वो ज्यादा जितना हमने टारगेट सेट करेंगे उतना ही हम उसको वर्क कराएंगे। और नेक्स्ट हमारा टारगेट होगा डिजाइन फॉर टेस्टेबिलिटी। अब दोस्तों ये सब टाइप है हमारा डिजाइन फॉर एक्सीलेंस और ये हमारे टारगेट है जब भी हम कोई नया प्रोडक्ट डिजाइन कर रहे होंगे तब। तो हम ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे जो बहुत ही ज्यादा इजी टू इंस्पेक्ट होगा, टेस्ट होगा और वैलिडेट होगा मीन्स हम जब उसको बनाने के बाद टेस्ट करेंगे कि हमारा वो बराबर बना है या नहीं, तो इजीली टेस्टिंग हम उसकी कर पाए ऐसा पार्ट हमें डिजाइन करना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारा टेस्टिंग है उसका टाइम बचेगा और जो जल्दी जल्दी हम ज्यादा पार्ट टेस्ट कर पाएंगे। तो इससे क्या होगा दोस्तों, हम एक्सेसिबिलिटी पे फोकस करेंगे, टेस्टिंग पॉइंट पे फोकस करेंगे और क्वालिटी चेक पे फोकस करेंगे। ऐसे टेस्टिंग पॉइंट देंगे जो बहुत ही इजी टू टेस्ट होंगे और एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएंगे हम उसकी मींस इजी टू एक्सेस होगा। हम उसको टेस्ट करने जाएंगे तो जिस जिस जो फीचर को हमें टेस्ट करना होगा वो इजी टू एक्सेसिबल होगा। नेक्स्ट है हमारा डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट। ऐसा प्रोडक्ट हमें डिजाइन करना है दोस्तों जो इको फ्रेंडली हो और सस्टेनेबल हो मीन्स जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट हमें बनाना है। मीन्स जैसे आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं, जो इंजन से क्या निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा हार्मफुल होता है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा इंजन डिजाइन करेंगे जिससे ये नॉक्स बहुत ही ज्यादा कम निकले, ऐसे इंजन को हमें डिजाइन करना है। तो उसको हम क्या करेंगे, डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट। तो हम फोकस क्या करेंगे, रिसाइकलिंग पे मीन जो जो पार्ट होगा वो रिसाइकल होना चाहिए, जो मटेरियल होगा वो रिसाइकल होना चाहिए, उसे बहुत ही कम पॉल्यूशन होना चाहिए और उसकी एनर्जी इफिशियंसी बहुत ही ज्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट है दोस्तों डिजाइन फॉर सेफ्टी। अब इसमें क्या करेंगे, हम ऐसा प्रोडक्ट डिजाइन करेंगे जो बहुत ही सेफ होगा हमारे यूजर के लिए भी और ऑपरेटर के लिए। ऑपरेटर मीन जो मैन्युफैक्चर कर रहा होगा उसके लिए भी सेफ होगा और जो यूजर होगा जो हमारे पार्ट को यूज कर रहा होगा उसके लिए बहुत ही सेफ होगा। तो हम इसके प्रोटेक्शन पे फोकस करेंगे हमारे पार्ट की और हजार्डस रिडक्शन पे फोकस करेंगे और सेफ ऑपरेशन पे हम फोकस करेंगे। फिर होगा हमारा डिजाइन फॉर क्वालिटी। तो हम क्या करेंगे, ऐसा पार्ट डिजाइन करेंगे जिसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड एज पर गाइडलाइंस मीट होना चाहिए, कस्टमर एक्सपेक्टेशन मीट होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, एक्यूरेसी पर फोकस करेंगे, कंसिस्टेंसी पे फोकस करेंगे और डिटेक्ट प्रिवेंशन पे हम फोकस करें। अब दोस्तों ये सब हम ऐसे वन बाय वन नहीं करेंगे, ये हम क्या करेंगे साथ में किसी प्रोडक्ट पे अप्लाई करेंगे या फिर हम जब इसको डिजाइन कर रहे होंगे उसी स्टेज पे ये सारी कंसेप्ट हमारे क्लियर होने चाहिए, तभी हम एक ऐसा पार्ट डिजाइन कर पाएंगे जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, इजी टू मैन्युफैक्चर होगा, इजी टू असेंबल होगा, उसकी क्वालिटी अच्छी होगी, उसकी सेफ्टी रिक्वायरमेंट वो मीट कर रहा होगा और सारे जो डिजाइन फॉर एक्सीलेंस के टाइप्स है वो सभी को मीट कर रहा हूँ। जैसे हम जब भी कोई मटेरियल चूज करने जाएंगे तो हम डीएफएम का यूज करेंगे, डीएफसी का यूज करेंगे, डीएफआर का यूज करेंगे। जब है हम रिड्यूसिंग बोर्ड, जब भी हम पार्ट को कम करने जाएंगे, पार्ट को रिड्यूस करने जाएंगे, इजी टू असेंबल बनाने जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, डिजाइन फॉर असेंबली का यूज करेंगे और डिजाइन फॉर कॉस्टिंग का उसमें यूज करेंगे। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर होंगे और ये हमें डिटेल में चीजें पता होंगी तो हम बहुत ही अच्छे डिजाइन इंजीनियर बन पाएंगे। अब हम देखेंगे सीक्वेंस ऑफ एनालिसिस क्या होगा, मीन्स हम प्रैक्टिकली वर्क कर रहे होंगे, किसी पार्ट को डिजाइन कर रहे होंगे तो कैसे हम डिजाइन फॉर एक्सेलेंस का कैसे यूज कर पाएंगे। सबसे पहले देखिए, हम जो प्रोडक्ट है उसकी रिक्वायरमेंट को डिफाइन करेंगे, मीन्स क्या प्रोडक्ट हमें बनाना है। फिर उसके कंस्ट्रेंट आइडेंटिफाई करेंगे, मीन्स हम उसका कॉस्ट सेट करेंगे, स्पेस कितना लगेगा उस पार्ट के लिए वो सेट करेंगे और उसका परफॉर्मेंस क्या होना चाहिए हम उसके टारगेट सेट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंसेप्ट डिजाइन क्रिएट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, बहुत सारे कंसेप्ट डिजाइन बनाएंगे और उसमें से जो बेस्ट कंसेप्ट है वो हम चूज करें। फिर हम क्या करेंगे, ब्रेन स्टॉर्मिंग करेंगे, सोचेंगे हम कि ये इजी टू मैन्युफैक्चर है क्या, इजी टू असेंबल है क्या, फिर इसका कॉस्ट कितना आ सकता है जब भी हम इसको मैन्युफैक्चर करेंगे या हम उसको कस्टमर तक पहुंचाएं, फिर ये रिलायबल है क्या, मीन्स ये ज्यादा दिनों तक सर्वाइव कर पाएगा क्या, इसकी लाइफ कितनी हो, फिर ये सर्विसेबल है क्या, मीन्स हम इसको बार बार
इसको प्रोड्यूस कर पाएंगे क्या, सर्विस दे पाएंगे कस्टमर को, और ये फिर इन्वायरमेंट फ्रेंडली है क्या। मीन्स ये सारे डीएफएक्स के जितने भी टूल हैं हम सब अप्लाई करके पार्ट पर सोचेंगे, बार बार सोचेंगे, और अगर हमें कोई डिजाइन में इश्यू या रिस्क मिलता है तो फिर से हम उसको जो एनालिसिस परफॉर्म करेंगे, कॉस्ट, परफॉर्मेंस, क्वालिटी, इसको एनालिसिस करेंगे हम। और अगर हमें कोई डिजाइन में इश्यू मिलता है या रिस्क मिलता है तो हम क्या करेंगे, फिर से उसको रीडिजाइन करेंगे, डिजाइन को ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, कंप्यूटर जो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू डीएफएम टेस्टिंग करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, प्रैक्टिकल प्रोटोटाइप बनाएंगे, फिर उसको टेस्ट करेंगे, इवेलुएट करेंगे, परफॉर्मेंस चेक करेंगे हम। फिर से अगर हमें कोई इश्यू या रिस्क मिलते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से डिजाइन को इम्प्रूव करेंगे और फीडबैक लेंगे मैन्युफैक्चरिंग टीम के पास से या फिर क्वालिटी टीम के पास से, और फिर हमारा जाकर जो डिजाइन है वो फाइनल होगा। अब दोस्तों ये जो डीएफएक्स टूल होंगे ये वन स्टेप में नहीं होगा, ये इंटायर प्रोडक्ट हम डिजाइन कर रहे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होंगे, तो ये कंसेप्ट आइडिया से लेके फाइनल प्रोडक्ट तक ये टूल अप्लाई होते रहेंगे। और कब तक अप्लाई होते रहेंगे, जब तक हम जो कॉस्ट है उसको मिनिमाइज नहीं कर लेते, इजी टू असेंबल पार्ट नहीं बना लेते, इजी टू मैन्युफैक्चर पार्ट हम डिजाइन नहीं कर पाते, तब तक ये डीएफएक्स के टूल हम उस पार्ट पर अप्लाई करते ही रहेंगे। अब देखिए दोस्तों, जब भी हम कोई पार्ट डिजाइन कर रहे हो तो हमारे ऊपर पहले ही बहुत ज्यादा वर्कलोड होता है, इसलिए हो सकता है कि हम कोई चीज मिस कर दें या कोई चीज भूल जाए डिजाइन करते टाइम प्रोडक्ट। तो हम क्या कर सकते हैं, एक इजी सी वर्कशीट बना सकते हैं या हम चेक पॉइंट बना सकते हैं कि हमारा डिजाइन को चेक करने के लिए। सबसे पहले क्या हम चेक करेंगे कि इजी टू मैन्युफैक्चर है, अगर हम यस है तो हम क्या करेंगे, उसको पास कर देंगे, अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो इश्यू है उसको डिस्क्राइब करेंगे कि मटेरियल में प्रॉब्लम है, किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रॉब्लम है, फिर हम क्या करेंगे, उसको करेक्ट करेंगे और उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे, वो हाई प्रायोरिटी है, लो प्रायोरिटी है, तो फिर वो मैन्युफैक्चरिंग टीम का जो भी ओनर होगा उसके नाम पर हम वो असाइन कर देंगे। फिर क्या है, डिजाइन फॉर असेंबली, वो इजी टू असेंबल है क्या, फास्ट टू असेंबल है क्या, अगर यस है तो फिर वो पास कर देंगे, नहीं है तो फिर क्या करेंगे, हम इश्यू को डिस्क्राइब करेंगे और जो पार्ट है उसको रिड्यूस करेंगे, फिर उसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे और जो डिजाइन इंजीनियर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियर है उसको वो असाइन कर देंगे। फिर क्या करेंगे, हम देखेंगे जो कॉस्ट है वो टारगेट मीट कर रहा है क्या, जो पार्ट का कॉस्ट है, अगर नहीं मीट कर रहा है तो फिर हम चेक करेंगे कौन सा मटेरियल ज्यादा टारगेट कर रहा है कॉस्ट को, फिर मटेरियल चेंज करेंगे, फंक्शन चेंज नहीं करेंगे, फंक्शनैलिटी डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मटेरियल को चेंज करेंगे। हम देखेंगे मार्केट में हम कौन से मटेरियल हम यूज कर सकते हैं और इसकी प्रायोरिटी सेट करेंगे और फिर जो डिजाइन इंजीनियर है उसको काम असाइन कर दें। फिर क्या है, डीएफआर, डिजाइन फॉर रिलायबिलिटी, ये जो पार्ट है वो ज्यादा दिन तक टिकेगा क्या या फेल हो जाएगा, अगर नो है तो फिर क्या है, कहाँ पर वीक जॉइंट है, कहाँ पर हमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है वो हम चेक करें। फिर क्या है, डिजाइन फॉर टेस्टिंग, टेस्टिंग में इजी टू टेस्ट है क्या, इजी टू इंस्पेक्ट है क्या, फिर हम चेक करेंगे, अगर नहीं है तो कहाँ पर हम टेस्ट नहीं कर पा रहे, कौन से टेस्टिंग पॉइंट हम मीट नहीं कर पा रहे। फिर वो डिजाइन फॉर इन्वायरमेंट है कि इको फ्रेंडली हमारा डिजाइन है क्या, कौन सा मटेरियल वेस्ट हो रहा है, हम डिजाइन को फिर से ऑप्टिमाइज करेंगे। फिर वो डिजाइन फॉर सेफ्टी है क्या, वो इजी टू सेफली हम उसको यूज कर सकते हैं, कोई हमें उससे डैमेज तो नहीं होगा ना, वो हम चेक करें। फिर क्या है, वो क्वालिटी स्टैंडर्ड को मीट कर रहा है क्या, वो सारी चीजें हम चेक करेंगे। ऐसे एक चेक पॉइंट बनाकर हम वो इजीली चेक कर सकते हैं और कोई भी चीज हमसे मिस नहीं हो पाएंगी। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत ज्यादा लिमिटेशंस आती है। क्या है लिमिटेशन, कि हम कोई भी पार्ट को परफेक्ट नहीं बना सकते, उसमें कुछ ना कुछ हम रह ही जाएंगे। जैसे अगर हम स्ट्रॉन्ग मटेरियल यूज करेंगे तो वो क्या होगा, एक्सपेंसिव होगा, और चीप मटेरियल यूज करेंगे तो उसकी रिलायबिलिटी बहुत ही कम होगी। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बैलेंस मटेरियल चूज करना पड़ेगा जिससे हमारी फंक्शनैलिटी भी मीट होगी और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो भी रिड्यूस। तो डीएफएक्स ये क्या है दोस्तों, जो हमारा डिजाइन है उसको बैलेंस करना है, उसकी कॉस्ट को बैलेंस करना है, मैन्युफैक्चरिंग को बैलेंस करना है, हर चीज को बैलेंस करना है। अब देखिए दोस्तों, जो डिजाइन है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है, 70 to 80% जो प्रोडक्ट कॉस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं और डिजाइन स्टेज पर ही हम रिड्यूस कर सकते हैं। अगर हम बाद में चेंजेस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग होने के बाद तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा, हमें पूरा टूल चेंज करना पड़ेगा, पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेटअप चेंज करना पड़ेगा, तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इसीलिए हम डिजाइन स्टेज पर ही बहुत ज्यादा हमारे पार्ट पर फोकस कर सकते हैं। हमें सिर्फ क्या है दोस्तों, ये जो पार्ट है वो इजीली असेंबल हो सकता है क्या, इजीली मैन्युफैक्चर हो सकता है क्या, उसकी उसकी लाइफ कितनी होगी, उसकी क्वालिटी क्या होगी, ये हमें प्रैक्टिकली दिमाग में रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जब भी हम कोई पार्ट डिजाइन करते हैं। अब हम दोस्तों एक सिंपल शीट मेटल ब्रैकेट का एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए एक शीट मेटल का पार्ट है, अगर हम डीएफएक्स के उसके ऊपर रूल अप्लाई नहीं करेंगे तो क्या होगा, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स बेंड होंगे, बहुत ज्यादा टाइट टॉलरेंस होंगे और बहुत ज्यादा फास्टनर हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा पार्ट बढ़ जाएंगे।
अगर हम DFX यूज करेंगे तो सिंपल बेंड होंगे, वहाँ पर स्टैंडर्ड होल हम यूज करेंगे, बहुत ज्यादा कम बोल्ट हम वहाँ पर यूज कर पाएंगे। इससे क्या होगा दोस्तों, जो कॉस्ट है बहुत ज्यादा रिड्यूस कर पाएंगे, हम टाइम को भी रिड्यूस कर पाएंगे, असेंबली टाइम को, और क्वालिटी बहुत ज्यादा इंप्रूव कर पाएंगे। अब दोस्तों जो DFX है वो क्या इंश्योर करता है कि प्रोडक्ट सिर्फ फंक्शनल नहीं होना चाहिए, बल्कि वो मैन्युफैक्चरेबल भी होना चाहिए, इकोनॉमिकल भी होना चाहिए, रिलायबल भी होना चाहिए, इजी टू असेंबल और इजी टू मेंटेन होना चाहिए। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए द कैड इंजीनियर चैनल को। आपके सपोर्ट से चैनल ग्रो करेंगे और भी अमेजिंग वीडियो आएंगे। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, और आपको इस वीडियो की PPT मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएंगे, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।